सभी व्यूवर्स को नमस्कार व्यूवर्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो व्यूवर्स, वीडियो इम्पोर्टेंट है आज की एमकॉम वाले स्टूडेंट्स के पर्पस से। तो जिनके पास सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ और माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर में एमकॉम कर रहे हैं और सेकेंड ईयर प्राइवेट कर रहे हैं, तो एक पेपर है ऑपरेशन रिसर्च, है ना। टिपिकल पेपर है, एमसीक्यूज ज़्यादा अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। और दूसरा ये है कि सीसीएस यूनिवर्सिटी के इसके जो है केवल 2 ही बार एग्ज़ाम अब तक हुए हैं, 2021 में और 2022 में। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं वैसे मेरे पास में। और जो है एमए मैथमेटिक्स में भी ये पेपर होता है, तो 2 पेपर मेरे पास उसके हैं। और बीएससी में भी मेरे पास ये अवेलेबल है। तो 2020, 21 और 22 तो टोटल मेरे पास 7 क्वेश्चंस पेपर अवेलेबल है, यानी कि 700। ठीक है, और उसके अलावा बहुत सारे एक्स्ट्रा एमसीक्यूज भी अवेलेबल हैं। तो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, तो हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल हैं, इंग्लिश में भी हैं। तो आप सभी जो हैं सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और उसके बाद ऑपरेशन रिसर्च की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप विजिट करिएगा, आपको हेल्प मिलेगी। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। ऐसी मार्केटिंग मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट है, इंटरनेशनल मार्केटिंग की है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की है, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की है। तो टोटल 10 पेपर हैं एमकॉम में, 10 के 10 के पेपर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप जो है उसको देख सकते हैं। 50 रुपये एक पेपर के आप मेरा व्हाट्सएप नंबर 6396242878 पर डिपॉजिट करा करके और अपना गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम से और अपना मीडियम बता करके कि हिंदी या इंग्लिश मीडियम है, तो आप केवल और केवल मैसेज करिएगा। जैसे ही मुझे समय मिलेगा तो आपको पीडीएफ शेयर की जाएगी। 2-3 दिन का डिफरेंस लेकर के चलिएगा, ऐसा नहीं कि अभी आपने पेमेंट कर दी और 5 मिनट के बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो 2-3 दिन का डिफरेंस लेकर के चले, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस समय लाइन पर रहते हैं, तो सबको भेजनी होती है, हर समय मोबाइल हाथ में भी नहीं रहता है। ठीक है ना। तो चलिए, बुकलेट सीरीज जो थी वो मेरे को अवेलेबल हुई थी, तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस करूंगा। क्या क्या आए थे क्वेश्चंस, कि ऑपरेशन रिसर्च वर्ष में गढ़ा गया था 1940 में। सेकंड है कि निम्न में से कौन स्कंद यानी कि स्टॉक की सूची में नहीं है। तो क्या होती हैं वो हैं मशीनें। 3, बीमा और करों की लागत डैश में शामिल है। तो है इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, जिसको हम CH से डिनोट करते हैं, स्कंद को लाने ले जाने की लागत। ठीक है व्यूअर्स, सीसीएस यूनिवर्सिटी की आंसर की के अकॉर्डिंग ये आंसर लगे हुए हैं, ध्यान रखिएगा। अगर आप किसी क्वेश्चंस के आंसर से सहमत ना हो तो आप अपना क्वेश्चंस का आंसर राइट मानिएगा। ठीक है, तो ये ना कहें कि इसका ऑप्शन ये था और ये होना चाहिए, क्योंकि जो सीसीएस यूनिवर्सिटी ने आंसर की दी है ये उसके हिसाब से है। बफर स्टॉक का डैश स्तर है, तो क्या होता है। ऑप्शन भी करेक्ट है कि न्यूनतम स्टॉक जिसके नीचे वास्तविक स्टॉक गिरा नहीं होना चाहिए का। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, किसी आदेश को स्टॉक में प्राप्त करने के बीच की समय अवधि को डैश के रूप में जाना जाता है। तो मुझे क्या कहते हैं, मुझे लीड टाइम कहते हैं। क्योंकि हिंदी में बच्चों को प्रॉब्लम होती है, इंग्लिश में तो फिर भी थोड़ा सा इसका लिटरेचर अवेलेबल है। ये पेपर ऐसा है कि इसमें हिंदी मीडियम में बच्चों को प्रॉब्लम होती है। आर्थिक मितव्ययी आदेश मात्रा, यानी कि जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो तीनों ऑप्शन दे रहा है, तीनों ऑप्शन इसमें शामिल होते हैं कि प्रति समय अवधि में ले जाने और आदेशित करने की कुल लागत को कम करने के लिए। बी है इष्टतम आदेश मात्रा के समान है, और सी है ऑर्डर की मात्रा है जहां आदेशित मात्रा के ढलानों का निरपेक्ष मान और वहन लागत वक्र समान है। तो डी इसका राइट आंसर है, उपयुक्त सभी। 7 है, निम्न में से कौन सही परियोजना चक्र का प्रतिनिधित्व करता है।
तो सी ऑप्शन, पहल, उसके बाद योजना, उसके बाद निष्पादन और उसके बाद समापन, इनिशिएटिंग, प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग और क्लोजिंग। चलिए 8 है, निम्न में से कौन से चरण में प्रोजेक्ट मैनेजर वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर विकसित करते हैं? तो परियोजना योजना में, प्रोजेक्ट प्लानिंग। निम्न में से कौन से चरण में प्रमुख परियोजना हितधारकों की पहचान की जाती है? तो वो होती है परियोजना की शुरुआत में। ऑप्शन ए करेक्ट है। निम्न में से कौन से चरण में परियोजना के मूल्य और व्यवहार्यता को मापा जाता है? तो वो होती है ऑप्शन ए परियोजना की शुरुआत। एक व्यक्ति जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपकी परियोजना से जुड़ा हुआ है अथवा आपकी परियोजना या उसके परिणाम से प्रभावित है, उसे कहा जाता है, तो उसे स्टेक होल्डर कहा जाता है। ठीक है, देखिए ये वर्ड कई जगह यूज होता है। मैं रिपीट कर रहा हूं इस क्वेश्चन को कि एक व्यक्ति जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपकी परियोजना से जुड़ा हुआ है अथवा आपकी परियोजना या उसके परिणाम से प्रभावित है, उसे स्टेक होल्डर कहते हैं। एक खेल को निष्पक्ष कहा जाता है यदि खेल का मूल्य है, क्या होता है? 0। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक रणनीति जो प्रतिद्वंदी खिलाड़ियों की परवाह किए बिना सबसे अच्छी होती है, कहलाती है, तो उसे हम कहते हैं प्रमुख रणनीति। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। चलिए एक न्यूमेरिकल है आपका, इसमें 14 क्वेश्चन है, 90 नंबर आपका न्यूमेरिकल है। इसमें एक मैट्रिक्स जो चालों और काउंटर चालों से होने वाले लाभ और हानि को दर्शाता है, कहलाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? पे ऑफ मैट्रिक्स। ऑप्शन ए। जब खेल के सभी खिलाड़ी अपनी इष्टतम रणनीति का पालन करते हैं तो खेल के अपेक्षित भुगतान को कहा जाता है, तो उसे हम कहते हैं वैल्यू ऑफ द गेम, खेल का मूल्य। पे ऑफ मैट्रिक्स में स्थिति जहां अधिकतम न्यूनतम के साथ मेल खाती है कहलाता है, उसे हम कहते हैं सैडल पॉइंट। ऑप्शन नंबर बी। खेल के प्रत्येक सहभागी को कहा जाता है, उसे हम प्लेयर कहते हैं, खिलाड़ी कहते हैं। पंक्ति प्रणाली डैश से तात्पर्य उन लोगों से है जो पंक्ति में प्रतीक्षा कर रहे हैं या सेवा प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें कहा जाता है ग्राहक, कस्टमर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए न्यूमेरिकल आ गया है आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का। द ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर ऑफ एन इन्वेंट्री इज ₹400 विद एन। तो देखिए सीपी से हम डिनोट करते हैं इसको, एनुअल कैरिंग कॉस्ट। CH से डिनोट करते हैं, ये रुपीस में दे रखी है आपको 10 रुपीस। इसका मतलब ये है कि ये ऑलरेडी परचेजिंग प्राइस में कन्वर्टेड है। अगर कैरिंग कॉस्ट या होल्डिंग कॉस्ट या स्टोरेज कॉस्ट तीनों एक ही नाम होते हैं, एक ही बात होती है, तो अगर आपको परसेंटेज में गिवन है तो आपको परचेज प्राइस क्वेश्चन में अलग से गिवन होगा, तो आपको उसको कैरिंग कॉस्ट चेंज करनी होगी। ये बात ध्यान रखनी है आपको कि यदि परचेज प्राइस या कॉस्ट प्राइस कभी भी अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं होता और आपको कैरिंग कॉस्ट जो है वो परसेंटेज में गिवन है, तो आप ₹1 एज्यूम कर लेंगे परचेज प्राइस को, और तब उसके बाद आप CH से इसको CH को चेंज कर लेंगे परचेज प्राइस के साथ, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन होती है। ठीक है, तो आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है और इसकी एनुअल डिमांड यानी कि जो आर कह रहा है वो 2000 यूनिट्स कह रहा है। देखिए एनुअल रिक्वायरमेंट हमेशा यूनिट्स में होती है, कभी भी रुपीस में नहीं होती। तो फार्मूला सीधी से बहुत इजी सा फार्मूला है, EO = √2RCP अपॉन CH। फार्मूले में वैल्यू रख देंगे, आपका 400 आंसर आ जाएगा। ये जो 400 है ये भी आपका यूनिट में आंसर होगा, ध्यान रखना, ये रुपीस में आंसर नहीं होता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा बीकॉम थर्ड ईयर में जो है आपका, या सेकंड ईयर में आपने पढ़ा होगा कॉस्ट अकाउंटिंग में इन्वेंट्री कंट्रोल का मटेरियल कॉस्ट का जो चैप्टर होता है, तो EOQ = √2RCP अपॉन CH। सिंप्लेक्स विधि में आउटगोइंग
लिविंग वेरिएबल जो वेरिएबल होता है एक है जिसमें डैश प्रतिस्थापित अनुपात का मान है, तो इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं ऑप्शन नंबर ए सबसे छोटा गैर ऋणात्मक, स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव। उद्देश्यात्मक कार्यों में स्कंध चर का गुणांक है तो वो 0 होता है, 0। अधिकतम समस्या के उद्देश्य कार्य में कृत्रिम चर का गुणांक होता है तो वो होता है -m, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन एलपीपी मॉडल की धारणा है? ठीक है, ध्यान रखिएगा, लीनियर प्रोग्रामिंग जो होता है एलपीपी शॉर्ट में बोलते हैं हम। तो देखिए वो आपका अनुपातिकता, योगात्मक और विभाज्यता तो सभी होता है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। ठीक है व्यूअर्स, तो बहुत सारी वीडियो बनानी है, पूरा मैं सॉल्व नहीं करवा पाऊंगा क्योंकि लगभग 45-50 मिनट लग जाते हैं, फिर अपलोडिंग में टाइम लग जाता है, तो बहुत सारी बुकलेट जो है वो अपलोड करनी है। तो ये मैंने एक आपको ओवरव्यू दे दिया इसका कि आपको ये पेपर जो है वो इस तरीके का सन 2022 में आया था। तो ये आपके शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर और आपका जो है सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के स्टूडेंट्स या अदर यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है व्यूवर्स, आप पीडीएफ इसके मेरे 6396242878 पर आप पीडीएफ ले सकते हैं, मैसेज करके जैसी समय मिलेगा आपको पीडीएफ तुरंत भेजी जाएगी। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।